तो हेलो आर डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 11 के मैथमेटिक्स का जो 1.4 चैप्टर है उसका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। किसका इंट्रोडक्शन पार्ट? इंट्रो पार्ट 1.4 का। ठीक है, चैप्टर 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो हमको क्या जानना है इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ये क्या होता है? ऑपरेशन ऑन सेट हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, तो इस ऑपरेशन ऑन सेट के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसको डिफिनेशन इसकी जान लेते हैं, इंटरसेक्शन की डिफिनेशन जान लेते हैं। इसके बाद हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हमको इस 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना था? वेन डायग्राम पढ़ना था। क्या पढ़ना था? वेन डायग्राम। लेकिन मुझे ये उचित लगा कि पहले मैं हम ऑपरेशन पढ़ा दें, इसके बाद आपको वेन डायग्राम समझाएं तो कुछ बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पूरे इसके ऑपरेशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इंटरसेक्शन। इसके डिफिनेशन आइए जान लेते हैं कि लेट, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। डिफिनेशंस चैप्टर आपका हिंदी में करा रहे हैं, लेकिन जो डिफिनेशंस वगैरह होंगी ताकि आप आगे जाइए आपको प्रॉब्लम ना आए इंग्लिश में भी। ठीक है, वो जो चैप्टर में कराते हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब एक एक टाइप का उस टाइप का सवाल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर दिख जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। देखिए ऑपरेशन होगा तो किन्हीं दो सेट्स के ही बीच में, दो या दो से अधिक सेट्स के बीच में ना। ठीक है, तो लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। क्या? लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, आर एनी टू सेट्स। ठीक है, कंसीडर द सेट, ऐसे लिखिए, कंसीडर द सेट। सबको समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखो बस। कंसीडर द सेट, क्या कंसीडर करना है? यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यक्स कैसा एलिमेंट है कि यक्स ए में भी बिलोंग करता है और यक्स बी में भी बिलोंग करता है। क्या बता रहा है ये? यक्स जो है, ये यक्स जो है ये ऐसा एलिमेंट है। क्या? यक्स, एकदम ध्यान से देखना, यक्स सच दैट, यक्स कैसा एलिमेंट है जो कि अगर कोई दो सेट ए और बी दिया गया है तो अगर मान, और ऐसे मानिए जैसे ए और बी ये कोई दो सेट हमें दिए गए हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट एक्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होना चाहिए पता है? कि ये जो एक्स एलिमेंट है ना, ये ए में भी होगा और बी में भी होगा, तभी और तभी कहेंगे हम कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। क्या? कि जो भी दो सेट दिए रहेंगे उसका ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक कॉमन सी बात अगर बोल दें तो जो दोनों में कॉमन होगा, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहां लिख देते हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, कंसीडर द सेट ये विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। क्या हो जाएगा? विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी मतलब सिंपल सी बात समझिए कि जो दो, अगर दो सेट हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। बस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन समझो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन समझो। ठीक है, मतलब दो सेट से निर्मित एक नवीन सेट जिसके अंदर केवल वही एलिमेंट रहेंगे जो दोनों सेट में उपस्थित होते हैं या कॉमन होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, इसकी बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेट हमारे पास कोई
सेट है, जैसे हमने दे दिया कि लेट, मान लिए कोई सेट हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार दिया है बी इज इक्वल टू डी ई एफ दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए सी इज इक्वल टू में दिया है, क्या दिया है, सी इज इक्वल टू ए एच जी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है और हमसे बोल दिया है कि देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। देखिए इंटरसेक्शन का अब तो चिन्ह जान ही गए होंगे, इंटरसेक्शन को किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, ये, ठीक है। इसी से इसी, ये किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का चिन्ह है, ठीक है, इंटरसेक्शन का चिन्ह किस तरीके से उसका प्रतीक रूप होता है। तो अब हमको पहला ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा सी इंटरसेक्शन ए हमको फाइंड करना है। तो हम क्या बोले थे, हम बस यही बोले थे ना कि इंटरसेक्शन मतलब जो दो सेट दिए रहेंगे उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। आइए सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब क्या समझते हो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि जो हमारे पास ये जो ए और बी दो सेट हैं, इन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा, यानी कि जो एलिमेंट दोनों में मौजूद होगा वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये देखिए, ये है सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया है। अब थोड़ा देखिए दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, लेकिन डी इसमें है और डी इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब कि ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, केवल और केवल डी, दोनों सेट में मौजूद है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ओनली डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो कुछ क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, क्या, बी इंटरसेक्शन सी, आइए देखते हैं। तो ये देखिए ये बी है और ये सी है, ये सी है, ठीक है। अब डी इसमें है, डी इसमें नहीं है, ई इसमें है, ई इसमें नहीं है, एफ इसमें है, एफ इसमें नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अब जहाँ कॉमन कुछ भी नहीं होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी एक एम्प्टी सेट होगा, क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इसको डिसजॉइंट भी कहते हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड हमसे बोला है, क्या बोला है, सी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने के लिए, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये है हमारा सेट सी और ये है हमारा सेट ए, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ ए मौजूद है, यहाँ भी ए मौजूद है, बाकी कुछ ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो ना। तो इसका मतलब से सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओनली ए, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। उम्मीद है कि ये जो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसको समझ लिए होंगे। अब इस इंटरसेक्शन ऑफ, ये जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है इसकी, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, क्या प्रॉपर्टीज
ऑन ऑपरेशन इस पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इस पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए और बी होंगे, ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर दें, क्या ए इंटरसेक्शन बी कर दें, तो ये हमेशा हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। क्या? अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कर दें तो ये हमेशा हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो यही है हमारी पहली प्रॉपर्टी। क्या? ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, बी जैसे भाई 2+4 करो तब भी 6 आएगा, 4+2 करो तब भी 6 आएगा ना। तो ये वही प्रॉपर्टी है ना। इसको हम लोग क्या किस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, किस लॉ के नाम से जानते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। किस नाम से जानते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, या आप लोग इसको क्रम विनिमेय नियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम के नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो आइए सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई 3 सेट ए बी और सी, आपकी बार 3 सेट की बात होगी। ठीक है, 3 सेट की बात। तो अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, और जो ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिए हैं, अब उसका एक बार अब उसका सी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ये कहने का मतलब कि सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी हमको प्राप्त होगा, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लीजिए। तो ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के ऑलवेज ऑलवेज इक्वल होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, अर्थात साहचर्य नियम। क्या? साहचर्य नियम। ठीक है, ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे मान लीजिए कोई सेट हमारा ए है और उसका जो इंटरसेक्शन होगा, अगर हम 5 के साथ ले लें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त, क्योंकि भाई ए में कुछ एलिमेंट होंगे, 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, दोनों में कॉमन हुआ, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। इसको किस लॉ के नाम से आते हैं? आइडेंटिटी लॉ। किस नाम से? आइडेंटिटी लॉ। ये जो लॉ वगैरह नाम ले रहे हैं, इसको हमेशा कंठस्थ किए रहिए, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे तो ग्रुप थ्योरी वगैरह आपको पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ पे इसका बड़ा यूज है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है ये। ठीक है, और आइडेंटिटी लॉ को आप किस नाम से जानते होंगे? तत्समक नियम के नाम से जानते होंगे। किस नाम से? तत्समक नियम के नाम से जानते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार चौथा हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी क्या है? तो चौथी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही लें ना, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही ले तो हमें क्या प्राप्त होगा? ए ही प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3, अब इसका ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेना है, मतलब एक और बना दो ए, इसमें भी 1 2 3 होंगे। ठीक है, आपको जैसे ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है, तो हम क्या बोले थे? जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में क्या 1 2
3, ये तीनों एलिमेंट जो है दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन ए हमें क्या मिलेगा 1 2 3, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है ना, ए के बराबर है। तो इसका मतलब यही है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, समझ गए होंगे ना, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग वर्ग सम नियम कहते हैं, आइडेम्पोटेंट ला कहते हैं, आइडेम्पोटेंट ला कहते हैं। या हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्ग सम नियम। ठीक है, इसी प्रकार एक ला और है हमारे पास, क्या कि जैसे 3 सेट हमारे पास ए बी सी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर कर दें तो ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अब हम लोग यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग सेकंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, सेकंड ऑपरेशन, जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब मिल जाएगा, ठीक, यूनियन का मतलब मिल जाएगा, दो सेट होगा वो आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले इसकी डिफिनेशंस देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या, डिफिनेशंस के बारे में, इसकी हमें डिफिनेशन देख। ठीक है, तो डिफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो, तो लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, एनी टू सेट्स। ठीक है, कंसीडर द सेट, क्या, अब मान लीजिए कोई सेट हमारे पास, कंसीडर द सेट, क्या कंसीडर करना है, एक सेट कंसीडर करना है। और कैसा सेट है ये, यक्स सच दैट, यक्स कैसा है, यक्स एलिमेंट है, किसी सेट का यक्स एलिमेंट है, लेकिन यक्स में कंडीशन क्या है, यक्स जो है ये ए में भी बिलोंग करता है, अथवा ना, देखिए कंडीशन ध्यान सुनिएगा, यक्स एलिमेंट है, ये वाला यक्स एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये यक्स ए में बिलोंग करता है अथवा यक्स बी में बिलोंग करता है। यक्स या तो ए में बिलोंग करता है या तो बी में बिलोंग करता है, विच इज कॉल्ड यूनियन ऑफ ए एंड बी, विच इज कॉल्ड यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट किया जाता है, ए यूनियन बी, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्या रहा है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट हैं, और बोल दिया है, कंडीशन क्या दे दिया है कि एक सेट ऐसा मानिए, कंसीडर द सेट, किस तरीके का, कि मतलब कि एक सेट, ये जो ए यूनियन बी है ये एक प्रकार का सेट है। ठीक है, ए यूनियन बी एक प्रकार सेट है, वही बोल रहा है कि कंसीडर द सेट, यही सेट कंसीडर किया गया, कंसीडर द सेट। अब कैसा कंसीडर कहा, ये ए यूनियन बी हमने कंसीडर कर लिया है, अब ये सेट कैसा है कि जो एलिमेंट, मान लीजिए यक्स एलिमेंट है, तो यक्स पे कंडीशन क्या है, यक्स या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो, और इंटरसेक्शन में क्या कह रहे थे, यक्स जो है वो दोनों का एलिमेंट होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यक्स या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं।
तो एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, जैसे ठीक है। तो चलिए जैसे लेट ए, कोई सेट दिया है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी। इसी प्रकार दिया है बी इज इक्वल टू सी डी ई। इसी प्रकार दिया है सी इज इक्वल टू एफ जी एच। देन फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है हमको, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए। तो एक एक करके आइए हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला क्या हमें फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब हमने क्या, सम्मिलन, मतलब जो दो सेट दिए रहेंगे उन्हीं को मिला दो। और ध्यान रहे कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या, दोनों सेट को हमें मिलाना है। तो सबसे पहले इस सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं ए बी सी। आइए लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस सेट के एलिमेंट को दोनों को मिला दो, बस बहुत सिंपल है, बस दोनों को मिला दो बस, सी डी ई। लेकिन कंडीशन सी हम पहले से लिख चुके हैं ना, तो सी को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा, डी ई। तो यही बस यही हो गया हमारा ए यूनियन बी। समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही दूसरा क्या है, बी यूनियन सी हमको निकालना है ना। आइए बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। मतलब क्या, मतलब इंटरसेक्शन में हो रहा था कि जो दोनों में कॉमन हो ना, जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन यूनियन में दोनों के सभी एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, तो आइए बी यूनियन सी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बी के सारे एलिमेंट उतार लेते हैं ना, सी डी ई। अब यूनियन सी हमको करना है ना, तो सी के एलिमेंट सभी उतार लेते हैं, एफ जी एच। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, एफ जी एच, बस सिंपल सा है। ऐसा ही सी यूनियन ए निकाल लेते हैं। थर्ड सी यूनियन ए, ये निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, सी ये है हमारा, ए ये है हमारा। आइए सबसे पहले सी के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं, क्या, एफ जी एच, और ए के एलिमेंट लिख लेते हैं ए बी सी। बस इतना याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट दो बार न लिखा हो, सभी एलिमेंट एक ही बार लिखे होने चाहिए। ठीक है, बाकी सिमिलरली सिंपली उन सभी को उतार लेना। ठीक है, तो ये किसकी बातें थी, यूनियन ऑफ सेट्स की बातें थी। तो जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए उन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। क्या, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट के बारे में देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, बस सेम वैसे है। ठीक है, सेम वैसे है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई दो सेट हमारे पास ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी का जब यूनियन ले लेंगे तो वो ऑलवेज बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑलवेज बी यूनियन ए। बताओ इसको क्या कहते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी पिछली बार चर्चा कर चुके थे इंटरसेक्शन वाले में। ऐसा ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास कोई तीन सेट्स पर ए बी सी हैं, तो ए और बी का यूनियन ले लो। अब इस टोटल का यूनियन अगर सी के साथ ले लो तो ये ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या, एसोसिएटिव लॉ।
इसी प्रकार थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड जैसे कोई सेट ए है, उसका फाई के साथ यूनियन ले लो तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑलवेज ऑलवेज ए प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 इस प्रकार से एलिमेंट है ना, और कोई मान लीजिए कोई दूसरा सेट है बी जो कि एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी जब करेंगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके सारे एलिमेंट निकाल उतार लो और इसके सारे एलिमेंट उतार लो, तो इसके सारे एलिमेंट उतारोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। अब बी के कौन से उतारोगे, बी में कुछ है ही नहीं, तो यही बच गया, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना, तो यही लिखे हैं ए इंटरसेक्शन फाइव। ठीक है, यहाँ तो बी डिनोट कर दिया, आप डायरेक्ट फाइव भी लिख सकते थे ना, ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर क्या आएगा, ए ही ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से ये हुआ है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ला कहते हैं। आइडेंटिटी ला मतलब समझिए कि जो आइडेंटिटी होता है उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करो हमेशा आइडेंटिटी ही आए। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ। इसी प्रकार चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा ए, अगर ए के साथ यूनियन कर दें तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। इसको क्या कहते हैं, आइडेम्प्टोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो इसी प्रकार एक और हमारे पास ला है। ठीक है, क्या है, जैसे यूनिवर्सल सेट यू जो होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब जिससे सभी सेट्स की उत्पत्ति हुई है ना, अगर यूनिवर्सल सेट यू जो है इसका अगर हम ए के साथ यूनियन ले लें तो हमेशा हमेशा क्या प्राप्त होगा, यू प्राप्त होगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए यू कुछ है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, ये है हमारे पास ना। अब देखिए ए की उत्पत्ति यू से ही हुई है ना, क्योंकि यू में 1 2 3 मौजूद है ना, इसका मतलब ए की उत्पत्ति यू से हुई, मतलब ये यू यूनिवर्सल सेट है। तो यू यूनियन ए अगर ले लें, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए ये ले लें तो क्या, सबसे पहले सेट का सारे एलिमेंट उतार लो, तो 1 2 3 4 5, फिर सेकंड सेट का उतारो 1 2 3, अगर दोबारा लिखेंगे तो दोबारा हो जाएगा ना, तो इतना ही हो गया, और ये किसके बराबर है, यू के बराबर। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि यू यूनियन ए करेंगे तो ऑलवेज ऑलवेज हमें यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा ना, यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यू। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यू, यू का नियम। ये अबाउट था प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, समुच्चयों का अंतर। ठीक है, समुच्चयों का अंतर में वही अंतर होता है जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, डिफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं इसके। तो डिफिनेशन क्या होगी इसकी, डिफरेंस ऑफ सेट की ना। तो लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, क्या, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ठीक है, कंसीडर द सेट। एक बात बता दे रहे हैं, जो डिफिनेशन आपको बता दे रहे हैं ये आपके 11th में नहीं, ये आपको बीएससी में भी पढ़ाई जाएगी। बीएससी में भी आप इसी का यूज करेंगे, यही डिफिनेशन आपको यूज हो। ठीक है, तो केवल 11th पास करने के लिए इसको मत पढ़िए, इसको आगे भी यूज होगा, इसलिए एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है, सो कंसीडर अ सेट, कंसीडर द सेट। अब कौन सा सेट कंसीडर करेंगे, जैसे x सच दैट x, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, विच इज कॉल्ड a डिफरेंस b।
A difference B and it is denoted by A माइनस B। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब समझे आप कुछ? इसका मतलब ये कि जैसे कोई हमें बोल दिया कि 2 सेट हमें दे देगा, ठीक है, जैसे एक सेट ये है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और B इज इक्वल टू 1 2 3, और हमसे बोल दिया कि A माइनस B निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जिसमें से घटाने को बोल रहा है ना, देखो A है, A सेट है ना, ये A सेट है, और माइनस B करने को बोला है। माइनस B करने का मतलब A सेट में से B का जो एलिमेंट हो उसको गायब कर दो ना। ऐसा नहीं है कि हमको अगर कोई एलिमेंट में B वाला A में नहीं होगा तो हम B वाला भी उतार लेंगे, ऐसा नहीं है। रुकिए दिखाते हैं आपको। जैसे A माइनस बी क्या होगा, हमने कहा कि A माइनस बी करने का क्या मतलब, जैसे हमारे पास 4 माइनस 2 हमें करना रहता है ना, तो 4 माइनस 2 करने का क्या मतलब कि 4 में से 2 निकाल देना है ना। जैसे ये लाइन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन हमारे पास है ना। तो 4 माइनस 2 कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 4 था इसमें से 2 कम कर दो, तो 1 कम कर दिए, 2 कम कर दिए, अब बचा क्या 1 और 2। अब तब हम आंसर लिख देते हैं कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ना। तो जो माइनस करने को बोला है उसको किस में से घटा रहे हैं, इस वाले में से घटा रहे हैं ना। बस सेम वही कहानी यहाँ पे होगी ना। अगर हमको बोला है कि A माइनस बी करो, यानी कि B को हम A से घटा देंगे, तो B में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है। अब इस 1 2 3 को हम A से घटा देंगे। A में कहाँ है 1 2 3, 1 2 3, इनको हटा दो। इनको हटाने से अब क्या बचेगा, ओनली 4 5। तो ये क्या है, A डिफरेंस B है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल अच्छे से देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, और तो हमें बेहतरीन तरीके से A डिफरेंस B भी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के नाम पर आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, ये कलर बहुत लाइट नहीं है, आइए इससे देखते हैं। क्या है कि कह रहा है लेट A इज इक्वल टू, लेट A इज इक्वल टू कितना है, A B C D E F है, ठीक है, A B C D E F है, और बोल दिया कि B इज इक्वल टू C D E G H है, ठीक है, और हमसे बोल क्या दिया है, देन फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, A डिफरेंस B। इसी को हमें कैलकुलेट करना है ना, तो आइए कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन ना। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A माइनस बी करने का मतलब कि A में जो जो B हो उसको आप कम कर दो ना। तो A माइनस बी जब करेंगे, देखो C जो है ये इसमें कहीं है, हाँ ये है, तो इसको हमें हटाना है। D A में कहीं है, D हाँ ये है, इसको भी हटाना है। E कहीं है, हाँ ये E भी है, इसको भी हटाना है। G कहीं है, G कहीं है, H कहीं है, H कहीं नहीं है। तो जो कहीं नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उसको भूल जाओ, ठीक है, वो तुम्हारे लिए नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब A माइनस बी, अब क्या करेंगे, जो जो इस B का A में था उसको हटा दो, तो C D E था, C D E को हटा दो, क्या क्या बचेगा, A बचेगा, B बचेगा, और क्या बचेगा, बस A और B बचेगा ना। तो A B बच रहा, ये क्या हो गया हमारा, A डिफरेंस B ना, A डिफरेंस B हो गया। मान लो सपोज करो कि हमसे एक बात और कह दिया है कि A माइनस बी के साथ साथ B माइनस ए भी ज्ञात कीजिए, A माइनस बी भी ज्ञात कीजिए, B माइनस ए भी ज्ञात कीजिए। तो आइए B माइनस ए भी ज्ञात कर देते हैं, ये भी सिंपल सा होगा। तो B माइनस ए जब ज्ञात करेंगे ना, अब की बार क्या, B में से A के एलिमेंट्स को हटाना है ना। अब क्या, B में से A के एलिमेंट्स को हटाना है। तो चलिए अब देखते हैं, A जो है वो B में कहीं है, नहीं है,
बी जो है बी में कहीं है नहीं है, सी जो है बी में कहीं है नहीं है ये मतलब इसको हटाना है। डी जो है ये बी में कहीं है, हाँ ये है। ई जो है ये बी में कहीं है, हाँ ये है। एफ जो है वो बी में कहीं है नहीं है, मतलब कि जो जो ए और बी दोनों में कॉमन था उसी को हटा दो ना। तो सी डी ई ये तीनों कॉमन है, इसको हटा दो, यानी कि बी में से ए वाला पार्ट गायब कर दो। बी में से जो ए वाला पार्ट मौजूद है उसको गायब कर दो, ठीक है। तो सी डी ई को गायब कर दो, तो क्या क्या बचेगा, जी एच बचेगा ना, जी एच। तो ये क्या था, बी माइनस ए था। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो तुम, यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि a माइनस बी जो है यहाँ पे a माइनस बी ये डज नॉट इक्वल टू किसके है, b माइनस ए के ना। a माइनस बी जो है a डिफरेंस b वो b डिफरेंस a के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ सेट, क्या, डिफरेंस ऑफ सेट इज नॉट कम्यूटेटिव ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, पर यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब कि जो डिफरेंस ऑफ सेट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, इज नॉट होगा यहाँ, ठीक है, क्या होगा, नॉट। तो ये थी बात है हमारी किसकी, ऑपरेशन ऑन सेट की। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम को समझेंगे।